अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप फिटफाट होंगे और ज़हनी तौर पे फ्रेश होंगे। कल मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी और वो थी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, और उम्मीद है आप वो तैयारी कर चुके होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दूं, तो इंशाल्लाह मैं अब दे रही हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन। फिजिक्स 9th क्लास की बुक है बेटा, और यूनिट नंबर 1। जो जो क्वेश्चन मैं बताती जाऊंगी आप उनको नोट करते जाएं बेटा, 1 बाय 1 उनको तैयार करते जाएं। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं कि फिजिक्स की तारीफ आ सकती है और इसके साथ ही वो फिजिक्स का इस्तेमाल पूछ सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर फिजिक्स के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल और फिजिक्स की तारीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है। फिजिक्स की शाखें भी आ सकती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आ जाएं आप पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर बेटा पैमाइशी आलात आ गए। पैमाइशी आलात में मीटर राड आ गई, पैमाइशी फीता आ गया। ठीक है, तो ये दो पैमाइशी आलात जो हैं वो बहुत, वर्नियर कैलिपर है इसमें, ठीक है, और स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच है, ये सब चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं। आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें कि 1 बाय 1 भी इसके सेंटर में से आ सकता है और मुकम्मल तौर पर भी आ सकता है। इसके साथ ही वर्नियर कैलिपर पर नोट आ सकता है। लॉन्ग में वर्नियर कैलिपर पर जब लॉन्ग नोट आएगा तो बेटा पहली बात आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, दूसरी बात आपने इसके पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसके पार्ट्स लिखने हैं, तीसरी बात आपने बताना है कि ये कितने यानी अदद तक पैमाइश कर सकता है, फिर चौथा आपने इसका लीस्ट काउंट लिखना है, पांचवा आपने इसने वर्नियर कैलिपर का तरीकाकार करना है, और ज़ीरो एरर करेक्शन, और आखिर में वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे की जाती है। और इसके साथ ही बेटा आपने वर्नियर कैलिपर की डायग्राम भी बनानी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा पहले यूनिट से, और आपको पता है कि यूनिट पहला, दूसरा और तीसरा का कम्बिनेशन है, और इसमें से ही आपका एक थ्योरी आ सकती है और एक आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, और दोनों थ्योरी भी आ सकती हैं। स्क्रू गेज पे आ जाए बेटा। स्क्रू गेज का भी वर्नियर कैलिपर की तरह आपने पहले उसका क्या करना है, डेफिनेशन करनी है, फिर आपने इसके पार्ट्स बताने हैं, हिस्से बताने हैं, फिर आपने बताना है कि ये कितने अदद तक पैमाइश कर सकती है, और उसके बाद आपने इसका लीस्ट काउंट बता देना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार, और इसका ज़ीरो एरर। अलग अलग हेडिंग देकर बेटा काम करना, और फिर इसकी डायग्राम बना देनी है, ठीक है। डायग्राम में तमाम हिस्सों को लेवल करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आ गया तो। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास मापने के लिए जो आलात है, मास मापने के लिए आलात, उसमें आपने ये आलात सारे ये सारे जो फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, या ठीक है ना लीवर बैलेंस है, इनको बेटा अच्छे तरीके से आप तैयार कर लोगे। स्टॉप वॉच पर नोट आ सकता है। स्टॉप वॉच क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, और इसके कितनी इकसाम है। तो स्टॉप वॉच के बेटा दो इकसाम है, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच हो गई और एक डिजिटल स्टॉप वॉच हो गई, ठीक है बेटा। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क भी आ सकता है, और ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ ही बेटा आपके पास एक क्वेश्चन लॉन्ग आ जाएगा एम इंच से। एम हिस्सों पर नोट लिखें, ठीक है, एम हिस्से पर नोट लिखें, ये काम कर लेंगे आप। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप आ जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोशन की तारीफ और इसकी एग्जाम, मोशन की तारीफ और इसकी एग्जाम, ये ना सिर्फ 3 एग्जाम आप लिखेंगे बल्कि इस एग्जाम में ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर, सर्कुलर और रैंडम 3 मजीद मोशंस की एग्जाम है, जो ट्रांसलेटरी की मजीद एग्जाम है। तो आपने इन सबको 1 बाय 1 क्लियर करना है, ठीक है ना बेटा। 1 बाय 1 आपने लिखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के सेंस में ही यूज़ करना है। एक आपका बेटा ये हो गया। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान फ़र्क, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, आप देखें पेज नंबर आ गया जी 43। पेज नंबर 43 पर अगर आप देखें हरकत की मसवातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में अमूमन आ जाती है कि प्रूफ करें हरकत की मसवात को, चाहे वो हरकत की पहली मसवात आ जाए, चाहे वो हरकत की दूसरी मसवात आ जाए, चाहे वो हरकत की तीसरी मसवात आ जाए, ठीक है बेटा। इसके अलावा आज़ादाना गिरते हुए इस्साम की हरकत, आज़ादाना गिरते हुए इस्साम की हरकत, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर 2 यूनिट के मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से
बता दिए हैं। बेटा इंशाल्लाह आपने अगर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत की और आपने एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से निकाला, लिख कर चेक किए, पढ़े, समझे, बेटे सबसे बड़ी बात है फिजिक्स है, इसमें आप डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस लिया करें, जिसमें डायग्राम हो और डायग्राम के थ्रू ही आप किया करें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना जिनमें बेटा इक्वेशंस आती हैं, तो वो मैं बाकायदा इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है वो आपको समझाऊंगी भी, और आप उनको समझेंगे ना, आपको लगेगा मेरा बाएं हाथ का खेल है कि मैंने इस क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट कर लेना है इंशाल्लाह। तो बेटा इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा न्यूटन के मोशन के कवानीन, न्यूटन के मोशन का पहला कानून, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून और न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन के मोशन का पहले कानून में कोई भी इस तरह की इक्वेशंस नहीं है, लेकिन न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून जो है ना बेटा, उसमें जो इक्वेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें यहाँ पर ये कहते हैं जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करेगी तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो फोर्स की मिकदार के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की मिकदार के, और फिर हम कहते हैं जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो उस जिस्म का जो मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली को हम जो है वो बटा में यानी डिवीजन में उसका इजहार करते हैं, जैसे ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, यकजा कर लेना। बस सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को इकट्ठा करेंगे ना तो ए एक बार लिखेंगे तो ए इन्वर्सली ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा F/m के, F/m के। और इसी से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F = m में हो जाएगा। और F जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं ना बेटा, तो उसकी जगह ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो उसकी जगह हम कांस्टेंट k यूज़ करेंगे। तो F = k m में आ गया। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये बेटा आपने याद करना है कि ऐसा यूनिट में k की कीमत 1 होती है। MCQs भी आ सकता है, लिहाजा यहाँ पर अगर हम 1 का इस्तेमाल करें तो F = m में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ गया न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून। अब आपने करनी है कि जो फोर्स हमारे पास है, ये जो फोर्स है इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट न्यूटन है। SI में सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन है। अब आपने न्यूटन की तारीफ करनी है और न्यूटन के आपने क्या लिखना है, मजीद यूनिट लिखना है न्यूटन का। ठीक है, अब न्यूटन की मोशन क्या है, दूसरे यूनिट के मतलब कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाले मास में, ठीक है, मास के जिस्म में 1 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन पैदा करती है। और 1 न्यूटन बेटा 1 किलोग्राम क्या हो गया, 1 किलोग्राम क्या मास है जिस्म का, और उसके अंदर 1 मीटर/सेकंड² जो है ना वो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की कम 1 आ गया, दोनों इकाइयाँ इकट्ठी कर लेंगे, किलोग्राम मीटर/सेकंड²। ठीक है बेटा, आगे चलें जी। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास और वजन में फ़र्क, कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 3, मास और वजन में फ़र्क। बेटा न्यूटन का तीसरा कानून बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी आपने क्या करना है, डेफिनेशन इसकी छोटी सी है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है। लेकिन बेटा उसके अंदर आपने एग्जाम्पल डालने हैं। जैसे कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम अपने पाँव की मदद से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ये हमारा क्या है, एक्शन, और ज़मीन उसके रिएक्शन में हमें आगे की तरफ धकेलती है। इस तरीके से हम चल सकते हैं, न्यूटन के तीसरे कानून में। इसी तरह का बेटा तैरने की मिसाल दे दें, रॉकेट उड़ने की मिसाल दे दें, कश्ती चप्पुओं की मदद से जो हम चलाते हैं वो, परिंदे हवा में जो उड़ते हैं वो, बेटा इसकी एग्जाम्पल 3-4 डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाए बेटा डोरी से मुंसलिक इज्साम की हरकत। डोरी से मुंसलिक इज्साम की हरकत, इसमें क्या है बेटा, इसमें बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उमूमन हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक समझा रही हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए बेटा, ये हमारा कोई स्पोर्ट है, ठीक है, और इसके साथ हमने एक पुली लटकाई हुई है। और पुली क्या है बेटा, ये बे फ्रिक्शन है, बे फ्रिक्शन पुली है। ठीक है, इस बे फ्रिक्शन पुली के ऊपर से हमने एक डोरी लटकाई है, और ये डोरी क्या है, ये बेलचक डोरी है। बे फ्रिक्शन पुली और बेलचक क्या है बेटा, डोरी। अब बेलचक डोरी के सिरों पर हमने 2 इज्साम बांधे हुए हैं, 2 बॉडीज बांधे हुए हैं।
एक बॉडी का नाम है ए और दूसरी बॉडी का नाम है बी। अब ए बॉडी का मास हम कहते हैं m1g और बी बॉडी का मास जो है वो है बेटा m2g। देखिए बेटा जो मास होता है ना वजन, वो जब नीचे की तरफ अमल करता है ना तो उसके मुखालिफ में टेंशन की फोर्स अमल करती है। इसी तरीके से इसकी मुखालिफ में क्या करेगी, टेंशन की फोर्स अमल करेगी। आप ये बात याद रखना, अगर मास टेंशन से ज़्यादा है, अगर मास टेंशन से ज़्यादा है तो जिस्म नीचे की तरफ आएगा, और अगर टेंशन मास से ज़्यादा है तो जिस्म ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने पहले इस चीज़ पर गौर करना है। आपने को मैंने कहा ये बॉडी ए का वजन ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब मास ज़्यादा और टेंशन कम है। तो हम बेटा तस्वीर से याद रखेंगे कि हमने m1g चूँकि बड़ी रकम है, हमने m1g और माइनस इसमें से करना है t। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1, और जब कोई जिस्म हरकत करता है तो उसकी सिंध में एक्सेलरेशन पैदा होता है a। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बी बॉडी जो है वो कहाँ अमल कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ, क्योंकि मास ए बी से ज़्यादा है। वो नीचे की तरफ आएगा तो बी ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है टेंशन भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन ज़्यादा थी इसलिए बॉडी ऊपर जा रही है। अगर मास ज़्यादा होता तो बॉडी नीचे आती। लिहाजा अब इसमें आपने ये देखा कि इसमें हमने पहले ये लिखा माइनस ये, इस तरफ हम पहले ये लिखेंगे माइनस ये, यानी टी माइनस m2g, और इसमें m2 मास में एक्सेलरेशन a पैदा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बेटे ये जब आप दोनों काम कर लेंगे, आपने क्या लिखना है, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन यानी a की कीमत निकालने के लिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा बात याद रखें, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को एडिशन करनी है। इन दोनों इक्वेशन की हम कहते हैं इक्वेशन, या लिख रहे हैं उर्दू में लिख देती हूँ मैं, मसावात 1 और 2 को जमा करने से क्या निकालेंगे हम, a की वैल्यू, ठीक है। कैसे जमा करेंगे, मसावात 1 का एक साइड दूसरी नीचे वाली साइड में और दूसरी साइड नीचे वाली दूसरी साइड में जमा करेंगे। कैसे, मैं लिखती हूँ m1g माइनस टी प्लस कर रहे हैं ना हम इसके अंदर, ये प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू इधर वाला m1a प्लस नीचे वाला m2a। बेटा इसमें देखें प्लस और माइनस आपस में t कैंसिल हो गए। जब दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास रह गया m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या आया, यही आया m1a प्लस m2a। अब देखें बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, g, दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन a है। हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे m1 माइनस m2, कॉमन निकला है हमारे पास g इज इक्वल टू m1 और प्लस m2, और कॉमन निकला है हमारे पास a। चूँकि बेटा a की वैल्यू निकालनी है तो a वाली रकम को हम इस साइड पे ले आते हैं। हम करते हैं m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और कॉमन g। यहाँ से a की वैल्यू आपने क्या करना है बेटा, a यहीं पर रख लें। a जब आप उस साइड पे रखेंगी तो ये जो रकम है ये इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2, और जो a के साथ m1 प्लस m2 था वो नीचे आ गया, और g, बेटा ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या आ गई, एक्सेलरेशन। अब अगर अगला सवाल आपका बनेगा कि t की कीमत निकालने के लिए, t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, t की कीमत निकालने के लिए बेटा आपने जस्ट ये लिखना है कि इक्वेशन या मसावात नंबर, मसावात 2 को मसावात 1 से तकसीम करने से, ठीक है। अब बेटा अगर मैं तकसीम करूँगी तो कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि जहाँ a है ना वहाँ t लिख दो,
इज इक्वल टू, ये जो बीच का माइनस का निशान है ना बेटा, ये खत्म कर दो, क्या आ जाएगा m1 m2, ठीक है। और शुरू में आप इसके 2 लगा दो, बटा बाकी वही लिख दो m1 प्लस m2 और साइड पर g। आपने ये कोशिश करनी है कि आपको एक्सेलरेशन की कीमत निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमने दोनों साइडें आपस में क्या करनी है, जमा करनी है। दोनों जमा होंगे t और t कट जाएंगे प्लस और माइनस होने की वजह से, दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है, एक तरफ से g आएगा एक तरफ से a आएगा, और फिर आपने a वाली रकम चूंकि निकालनी है एक्सेलरेशन, a वाली रकम इस साइड पे कर लेनी है बेटा, ये m1 प्लस m2 वाली नीचे चली जाएगी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ये याद रखना है कि जब दोनों इज्साम क्या कर रहे थे, अमूदी, ठीक है ना, अमूदी यानी अमूदन हरकत कर रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ हरकत कर रहे हैं, तो उसकी हरकत जो है ना वो हम कैसे बयान करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, जब अमूदी तौर पर दोनों इज्साम लटके हुए होंगे डोरी की मदद से, तो आपने ए की कीमत याद रखनी है कि ऊपर भी m1 m2, नीचे भी m1 m2, ऊपर माइनस का निशान, नीचे प्लस का निशान, और जी उसके साइड पर आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है बेटा। और जब टी की कीमत निकालेंगे तो हमने सिर्फ माइनस कटाकर m1 m2, तो हम साइड पर इसके 2 लगा देंगे और नीचे m1 प्लस m2 और साइड पर जी इसका कॉमन आ जाएगा, ठीक है बेटे। ये हमारे पास हो गई डोरी से मुंसलिक ऐसे सम जो अमूदी हरकत कर रहे हैं। दूसरा आ जाए बेटा, एक और ये आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट, कि जब एक जिस्म अमूदी, ठीक है, और दूसरा उसकी सिमत में हरकत कर रहा है। अब इसका सुन लें बेटा, मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर मेरे पास एक वेट रखा है जिसका नाम है बी, ठीक है बेटा, और मेरे पास ये एक डोरी से बंध के यहाँ एक पुली लगी हुई है और बेफ्रिक्शन पुली है, पुली से आकर एक और बड़ा जिस्म ए लटका हुआ है। अब देखिए आप, ये एक ए जो है ये अमूदी हरकत कर रहा है, ये जो बी है ये उफ़की हरकत करेगा लेटी हुई हालत में। अब इसका वेट क्या है m1 जी, इसका वेट क्या है m2 जी, इसकी टेंशन कहाँ है ऊपर की साइड, इसकी टेंशन इसकी हरकत की साइड, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया। अब जैसे हमने पहले किया था, हमने वही काम करना है बेटा। क्या काम करना है कि हमने कहा कि क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा किससे, टेंशन से, तो हम करेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। पहली मसवात वैसी ही बनी, पहली इक्वेशन वैसी ही बनी। दूसरा हम कहते हैं चूंकि ये उफ़की हालत में है ना, अमूदी हालत में हरकत नहीं कर रहा, जब उफ़की हालत में बॉडी हरकत कर रही है तो इसका वेट और इसका टेंशन इक्वल होगा, यानी कि क्या कहते हैं कि टी बराबर है m2g के, टी बराबर है m2g के। फिर बताएं क्या चीज़, टी बराबर है m2g के, ठीक है बेटा। देखें हम लोग जो कर रहे हैं वो हम यहाँ पर m1g माइनस टी आ गया हमारे पास। अब देखें टी बराबर है m1g और m1g बराबर किसकी आएगा m1a के, लिहाजा हम कह सकते हैं कि टी बराबर है m1a के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमने वही काम करना है, हम कहते हैं कि जब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्सेलरेशन की, ए की कीमत निकालने के लिए हमने वही करना है, ठीक है। ए की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, मसवात 1 और 2 को जमा करेंगे, ठीक है। जमा करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, ये साइड और ये साइड m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड, ये m2a सॉरी, ठीक है, ये साइड और ये साइड m1a प्लस m2a। इसमें देखिए माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गए, m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, a की वैल्यू निकालनी है, हम इसको इस साइड पे लेते हैं या हम पहले कॉमन ले लेते हैं, जैसे भी कर लें m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g। इसमें से कॉमन क्या निकला m1 प्लस m2 और कॉमन आ गया a इज इक्वल टू m1g। तो a की वैल्यू क्या निकली बेटा m1 बटा ये रकम इधर आ जाएगी m1 प्लस m2 और कॉमन आ गया g। एक्सेलरेशन की वैल्यू कब, जब एक जिस्म उफ़की हालत में हरकत कर रहा है और एक जिस्म अमूदी हालत में हरकत कर रहा है। अब इसकी आप देखिए टेंशन, टी की कीमत निकालनी है, किसकी कीमत निकालनी है बेटा, टी की कीमत निकालने
के लिए हम क्या करेंगे, देखो टी की कीमत जब हमने निकालनी है तो हम जस्ट क्या करेंगे, जो हमारा पहले था ना टी तो बराबर था, उसमें क्या था, हमने कहा था ऊपर माइनस और नीचे प्लस के साथ m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2, हमने माइनस का निशान हटा देना है, m1 m2, वहां पर हमने यहाँ 2 लगाया था ना, यहाँ पर हमने 2 नहीं लगाना, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में आएगा g। बेटा ये एक दो दफ़ा जब मेरी आप वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा याद रखना बेटा कि इसमें फ़र्क है अमूदी और उफ़की में, और दोनों अमूदी में इसमें एक्सेलरेशन की कीमत और टेंशन की कीमत आपने अच्छे तरीके से जहन में फिर से दोबारा रिपीट करनी है, और इसमें एक्सेलरेशन की कीमत और टेंशन की कीमत आपने दोबारा अपने जहन में रिपीट करनी है। जी बेटे यहाँ पर यह आने के बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखें, वो क्या है बेटा, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात। ठीक है बेटा, और इसके अलावा फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान फ़र्क, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान फ़र्क। बेटा ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी ये क्वेश्चन रह गया मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, पेज नंबर 68 पर मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून देखें बेटा। ये आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लेकर इसकी एग्जाम्पल नंबर मिसाल नंबर 1, ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ तक करनी है सोल्यूशन इसका, ठीक है, कानून कहते हैं। उसके बाद आपने बंदूक वाली मिसाल नंबर 2, इसमें आपने ये सारा काम करना है और आगे इसका आपने बताना है कि दोनों पहले और आखिर में मोमेंटम जो है वो बराबर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगले पेज पर अगले उसमें यूनिट पे आ जाए आप, यूनिट नंबर 4। अब देखिए यूनिट नंबर 4 अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 4 जो है वो उसमें देखें आप लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो हेड टू टेल रूल है, ठीक है बेटा, इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है और हेड टू टेल रूल का तरीकाकार जो भी है, ये छोटा सा पॉइंट है और उसके साथ डायग्राम लाजमी बनानी है आपने ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सके, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करना। अरे बेटा कुछ भी ना लिख सको तो कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ लिख लो, कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ लिख लो। अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करना अमूमन बच्चे भूल जाते हैं। देखिए मैं आपको कितने आसानी से तरीके से बताती हूँ। ये देखें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या है बेटा वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, साथ साथ मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। और इसके अंदर एक फोर्स है एफ, ठीक है, और ये किसका रिजल्टेंट फोर्स है बेटा एफ एक्स अमूदी कंपोनेंट, ये उफकी कंपोनेंट का, और ये एफ वाई यानी कि अमूदी कंपोनेंट का। आपने ये डायग्राम बना ली बेटा। उसके बाद जस्ट आपने बेटा अगर इतना भी लिख दिया ना तो आपके नंबर इंशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे इसके। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये देखें एफ ए क्या है रिजल्टेंट फोर्स है और इसका असर इन दोनों फोर्स के मजमूए के बराबर होता है, तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एफ वाई। उसके बाद आप बेटा इनका स्क्वायर ले लो, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद बेटा दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लिया आपने, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एफ की कीमत रह गई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आप अपने ये देखें यहाँ पर एफ की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो एफ की स्क्वायर रूट के नीचे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इस तरीके से आप एफ का एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट को आराम से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद निकाल सकते हैं। और अब आपने इसका मालूम करना है बेटा, क्या मालूम करना है इसका, इसकी आपने सिमत मालूम करनी है, फोर्स की सिमत। अच्छा यहाँ पर आप एक एंगल बना लें थीटा, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो आपने सिमत मालूम, फोर्स की सिमत कैसे मालूम करते हैं बेटा, फोर्स की सिमत मालूम करने के लिए आप देखो टेन थीटा, और टेन थीटा इस साइड पे मैं लिख रही हूँ अक, आइन काफ अक, अक का क्या मतलब है, एन से अमूद और काफ से कायदा, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर बाय हॉरिजेंटल। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका एफ वाई बाय एफ एक्स। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू टेन इस साइड पे आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा और एफ वाई बाय
एफ एक्स। बेटा ये जस्ट आप इतना कर लेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करना, तो आप यकीन करें आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। आप इसमें टेंशन ना लें और कुछ भी ना देखें, आप जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो लिख दें, आपका नाम वो हो जाएगा इंशाल्लाह, पेपर अच्छा हो जाएगा अगर ये सवाल आ जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सेंटर ऑफ मास आ सकता है आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सकता है। अच्छा, एक बाकायदा शक्ल से पतले पर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना, ये आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और बेटा ये छोटा सा है, इसके साथ तजर्बा है, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद आपके पास बेटा आ जाता है इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की शराइत, दो शराइत हैं बेटा। एक पहली शर्त क्या है कि किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर होगा अगर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होंगी। ठीक है ना, यानी हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर उतरेगा अगर इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो, जीरो। यानी कि ये F1 फोर्स है कोई, प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू प्लस Fn तो इजिकल टू जीरो। ये सिग्मा की निशान है बेटा, सिग्मा F इजिकल टू जीरो, यानी कि जो टोटल फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है वो जीरो होगा। इसके बाद उसने Fx और Fy की शक्ल में आपको दे दिया है, ये आपने कर लेना है। इसी तरीके से उसकी दूसरी शर्त क्या है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त ये है कि हर वो जिस्म, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर पूरा उतरेगा अगर उस पर अमल करने वाली टॉर्क सिफर हो, अगर उस पर अमल करने वाली, ठीक है, टॉर्क जो है ना वो टॉर्क का जो रिजल्ट है वो जीरो हो। ठीक है, तो सबमिशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये दो शर्त हो गए बेटा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम की हालतें। इक्विलिब्रियम की हालतें तीन किस्म की हैं। इक्विलिब्रियम के लिए पहली हालत जो है कैंपसिर इक्विलिब्रियम, गैर कैंपसिर इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और बेटा ये आपने तीनों एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने 4 यूनिट आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो के लिए आप पहले इनको तैयार कर लें, अगली वीडियो के लिए फिर मैं अभी आपको इंशाल्लाह गैस दूंगी, अगली वीडियो पर प्रिपेयर करके अभी आपको सेंड करूंगी इंशाल्लाह। पाँचवा यूनिट हो गया, छठा यूनिट, 7वां, 8वां, 9वां, और इंशाल्लाह अगर आप इनमें से कोई से 6 यूनिट लगातार, पहले आखिरी 3 दिन, पहले 3 दिन, आखिरी 3 दिन, जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बेटा आप प्रिपेयर करें, उनके न्यूमेरिकल्स कर लें, आपका 100% पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह बेटा। ओके बेटा, अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।